नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। चीन के साथ में फिर एक बड़ा झंझट खड़ा हो गया है और झंझट ये खड़ा हो गया है कि चीन ने अब हिमाकत कहेंगे, हिमाकत का अर्थ जो होता है वो मूर्खता होता है। अब उसने अपनी तरफ से मूर्खता की है कि नहीं की है, और मूर्खता तब होती है जब जरूरत से ज्यादा दुस्साहस कोई करे, भिड़ने की भारत से हिम्मत करे। तो अब आज की सरकार के दौर में हम ये भी नहीं कह सकते कि वो अपने शेर से भिड़ रहा है। समझेंगे इस प्रोग्राम में। बहरहाल उसने जो किया है 2023 का जो अपना नक्शा जारी किया है, स्टैंडर्ड मैप, ग्लोबल टाइम्स ने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा है The 2023 edition of China's Standard Map was officially released on Monday and launched on the website of the Standard Map Service hosted by the Ministry of Natural Resources. This map is compiled based on the drawing method of national boundaries of China and various countries in the world. अब जो उसने ये जो नक्शा जारी किया है, इस नक्शे को लेकर विवाद है। विवाद क्या है? वो उसने इसमें बदमाशी की है। बदमाशी की है कि भारत के दो इलाकों को अपने इलाके में दिखा दिया, अपनी जमीन बता दिया। उसने क्या किया कि जो अरुणाचल प्रदेश है और अक्साई चिन है, इन दोनों इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया है। ताइवान को अपना हिस्सा बताया। ताइवान तो पता नहीं क्यों इस पे हम लोग ऐतराज कर रहे हैं, मीडिया में भी ये मसला उठ रहा है। ताइवान तो उसका हिस्सा है, इसलिए है क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को हम ऑफिशियली भारत मानते हैं। जब संयुक्त राष्ट्र में खड़े होकर हम ये कहते हैं कि चीन एक ही है और ताइवान उसका हिस्सा है, तो ये जो ताइवान की अपनी लाइन है वो कहीं पे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को जो उसने अपना हिस्सा बताया है, इसको लेकर विवाद है। और इसको लेकर लंबा विवाद इसलिए भी है कि 1962 का जो युद्ध हुआ था उसमें अक्साई चिन भी एक हिस्सा था, और इसमें जो साउथ तिब्बत कहा है अरुणाचल प्रदेश को चाइना ने, और ताइवान जो है उसको तो का विवाद जो है मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत लंबा विवाद है। उसमें फिर जाएंगे तो बहुत लंबा पूरा वीडियो है उस पर, ताइवान की हिस्ट्री पे। खैर, इसके साथ साथ अब इसको लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, बहस खड़ी हो गई है। बहस ये खड़ी हो गई है कि भाई साहब, आपने हमारे देश का अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर भी नहीं हुआ है, ब्रिक्स समिट में मोदी जी की मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति से, और उस मुलाकात के बाद जो दावे किए गए थे वो दावे ये किए गए थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम सब लोग वहां का जो टेंशन है बॉर्डर का उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैंने वीडियो बना के बताया था कि मोदी जी लौट के आए, कुछ बोल नहीं रहे, क्या बात करके आए। होता क्या है डिप्लोमेसी में, जब आप कुछ बातचीत करते हैं, भले ही आप अंदर कुछ भी बातचीत करें, अंदर आप एक आदमी जो है वो पैर छू के आ जाए, बाहर आके कहेगा कि हम दोनों ने अपने हित में काम किया, हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे वगैरह वगैरह। यानी जो बाहर भाषण होता है डिप्लोमेसी में, किसी भी दो बातचीतों के बाद में जब दोनों नेता भाषण देते हैं तो होती है विन विन सिचुएशन, यानी दोनों ही नेता जीत गए, ना तुम हारे ना हम हारे। ऐसा ही बयान आता है हमेशा हमेशा डिप्लोमेसी में। इस मामले में भी बयान आया कि भारत जो है वो और चीन जो है वो वहां पे तनाव को कम करने के लिए कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे बयान आता है। उसमें एक डिस्प्यूट ये हो गया कि भारत की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया कि चीन की तरफ से इसकी पहल की गई थी बातचीत के लिए, चीन बहुत दिनों से उसका पेंडिंग प्रस्ताव था, और हमने कहा कि ना जी, प्रस्ताव तो जो है चीन का था, और चीन ने कहा कि यह प्रस्ताव तो भारत की तरफ से आया था, यानी तुम्हारी अटकी थी बातचीत करने के लिए। और जो तस्वीरें वहां से आई उसमें ऐसी बात है, जो तस्वीरें उसमें देख के लगता ही नहीं कि मोदी जी की उनसे कोई बात हुई है। वो जो तस्वीरें रिलीज की है उसने एएनआई ने, उसमें वो दोनों लोग साथ साथ जा रहे हैं। उन तस्वीरों को आप कैसे मानोगे बातचीत हो रही है? और जहां पे आमतौर पे लॉबी में लोग बैठे रहते हैं, वहां की भी जो तस्वीरें हैं और वो भी इसमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो बयान आया था इसके बाद में, उसमें कहा गया था कैंडिड, यानी निर्णायक, एंड इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज, गहराई से अलग अलग मामलों पे हमने अपने विचारों का आदान प्रदान किया।
शी और मोदी की मीटिंग में ये बयान आया, और इसमें विनय मोहन क्वात्रा जो हैं उन्होंने कहा, हमारे विदेश सचिव हैं, कि दैट द कन्वर्सेशन विल विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, पीएम नरेंद्र मोदी हैज हाईलाइटेड इंडियाज कंसर्न ऑन अनरिजॉल्व्ड इशू अलोंग द एलएसी इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर एरिया। हमारा जो पश्चिम सेक्टर है भारत चीनी सीमा का, वहां पर जो तनाव चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ऐसे मसले हैं जो उलझे हुए हैं उसको दूर करने के लिए ये एक एग्रीमेंट हुआ, ये एक बयान दिया गया। चाइना ने कहा कि द टू लीडर्स स्पोक एट पीएम मोदीज रिक्वेस्ट एंड हैड अ कैंडिड एंड डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी की गुजारिश पे हम लोग मिले थे। इसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें चल रही हैं, उन तस्वीरों में एकदम जैसे अमित शाह के सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया झुके हुए ऐसे खड़े हुए थे, उसी मुद्रा में मोदी जी खड़े हुए सुनाई दे रहे हैं, और झुक के हाथ बांधकर वेटर जैसे करते हैं होटल में, वैसे वो शी जिनपिंग से कुछ सुन रहे हैं। देखिए फोटोग्राफी है, एक मोमेंट आगे पीछे कुछ हो सकता है, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया हो। फोटोग्राफर कुछ भी स्टोरी बना सकता है, जैसे अब G20 हो रहा है, उसमें जितने फोटो आएंगे हमारे फोटोग्राफर्स ऐसा बनाएंगे कि सब लोग बस मोदी जी का, लेकिन जो भी हो सकता है, लेकिन उस तस्वीर को बहुत ज्यादा शेयर किया जा रहा है, और उसमें यह बताया जा रहा है कि किस तरह से मोदी जी जो है वो उनके सामने झुके हुए थे, एक जगह पे मोदी जी खड़े हुए बैठे हुए आराम से। खैर जो भी है, इसके साथ साथ इसके जवाब में हमारे एस जयशंकर विदेश मंत्री जो हैं उनका जवाब आया है, ऐसे किसी के भी बोल देने से किसी का कोई हिस्सा किसी का नहीं हो जाता। और ये उन्होंने कहा कि मेकिंग एब्सर्ड कमेंट क्लेम डजंट मेक अदर पीपल्स टेरिटरीज योर्स, कि आप कुछ भी बोल दोगे, दावा कर दोगे, नक्शा जारी कर दोगे, लेकिन इससे वो आपका नहीं हो जाता। ये हमारे एस जयशंकर ने कहा। अब आप देखिए इस पूरी स्टोरी को समझिए। उन्होंने आधिकारिक रूप से नक्शा जारी किया है, ये किसी का लूज कमेंट नहीं है, किसी का बयान नहीं है, किसी अखबार में छपा हुआ नक्शा नहीं है, उनकी अपनी वेबसाइट पे उन्होंने वो नक्शा छापा हुआ है। और उस नक्शे को वेबसाइट पे छापने का मतलब यह है कि वो आधिकारिक रूप से ये बात कह रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि क्या हिस्ट्री है इसकी। लोग कह रहे हैं कि साहब अब इस पे बहस होगी, शाम को बैठ जाएंगे लोग, अब भारतीय जनता पार्टी वाले एक लिस्ट बना के लाएंगे। राहुल गांधी चीन की एम्बेसी में दिखे थे, और राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग आती थी चीन से, इस तरह की लिस्ट लेके बैठ जाएंगे। भैया राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग आती थी, या राहुल गांधी चाइना की एम्बेसी में डिनर कर रहे थे, इससे क्या ये जो बॉर्डर है इस पे कुछ काबू आने वाला है क्या? अब मैं बताता हूं कि ये हालात बिगड़े कैसे हैं। देखिए शुरुआत हुई है हमारी डोकलाम से। मोदी जी पहले तो उनको आमंत्रित किया, उनको गुजरात में ले जा रहे हैं, साबरमती के किनारे झूला झुला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एकदम दृश्यावलियां। उसके बाद मोदी जी वहां गए तो उनकी जो फनी टाइप की तस्वीरें आई हैं, वो जो मिट्टी की मूर्ति सैनिकों वैनिकों के साथ में खूब प्रकाशित हुई हैं वो, यानी ऐसा लग रहा था कि चीन के साथ तो अब दोस्ती की बयार बह रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई बार नेता लोग जो है ना म्यूचुअल टूरिज्म और म्यूचुअल पीआर करते हैं। तुम हमारे यहाँ घूमो, हम तुमको बढ़िया घुमाएंगे, हम तुम्हारे आएंगे तो हमको बढ़िया घुमाना, और ऐसे ऐसे फोटो खिंचवा देना जिससे हमको लगे, हमारे देश वालों को लगे कि वाह हम बहुत महान है, और आपके देश वालों को लगे हम महान है कि आप महान हो, और फिर भैया वोट मांग लेंगे। लेकिन इन पूरी बातचीत के बाद में नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि डोकलाम में सेना घुस आई। भूटान को आपने कमिटमेंट किया हुआ है कि हम उसकी सीमाओं की रक्षा करेंगे। आपको जाना चाहिए था, आप डोकलाम में पहुंचे। डोकलाम में बहुत दिनों तक तनातनी रही। फिर मोदी जी, ऐसे ही G20 था एक पुराना, उस G20 से पहले मोदी जी की बातचीत हुई शी जिनपिंग से कि हम टेंशन कम करेंगे, और बातचीत करने के बाद इन्होंने वहां से सेना वापस बुला ली। अब ये देखिए, ये सुहासिनी हैदर का ट्वीट है। सुहासिनी हैदर द हिंदू की इंटरनेशनल अफेयर्स की एडिटर हैं, और वो कह रही हैं कि जो है वो इसी तरह से स्पीडी डीएस्केलेशन और डिसएंगेजमेंट, यानी सेनाओं को अलग अलग करना और तनाव को तेजी से कम करने का समझौता पहले भी हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन में, और उसी तरह से अब फिर हो रहा है, और उसके बाद में समान परिस्थितियां सामने आती हैं। तो क्या हुआ था डोकलाम में, पहले आप इसको समझिए।
डोकलाम में चीन की सेना आ गई, हमारी भी पहुंच गई, आमने सामने हो गई। आमने सामने होने के बाद में वो कब्जा कर चुके थे हमारी बहुत सारी जमीन पे, जिसको हमें खाली कराना था। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई, हम सीमा पे तनाव कम करना चाहते हैं, शांति स्थापित करना चाहते हैं टाइप की बातें करके ये वापस आ गए। फिर इन्होंने क्या किया, अपनी सेनाएं वहां से वापस बुला ली। चाइना वहीं जमा रहा और कहता रहे तो हमारी जमीन। वहां उसने जो कुछ बनाना था बना लिया। कई नक्शे रिलीज हुए थे सैटेलाइट में कि पहले ये खाली था, देखिए इसने इतना बना लिया। सीडीएस रावत थे हमारे यहाँ उस वक्त। सीडीएस रावत ने कहा कि चाइना की सेना भी पीछे हटी है और हमारी सेना भी पीछे हटी है वगैरह वगैरह। तो चीन से खंडन आ गया, हम क्यों पीछे हटेंगे, वो तो हमारा इलाका है, आप ही पीछे हटे हो। और उसके साथ में एक डायलॉग और बोला गया। वो डायलॉग ये बोला गया कि कम से कम अपना बयान देने से पहले आपको अपनी सरकार से कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या डील हुई थी। इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो आपको लगेगा यार डोकलाम मामले पे तो एकदम हथियार डाल दिए क्या हमने। उसने जहां कब्जा दिया किया था वो जमीन को वहां छोड़ा और हम पीछे हट गए। उसके बाद आप देखिए हमारे 20 सैनिक दूसरी जगह पे लद्दाख की सीमा पे 20 सैनिक मार दिए। इसके बाद चीन को डर लगना चाहिए था ना कि डोकलाम से उसने समझ लिया इनके बस का कुछ नहीं जी, जो जहां चाहो घुस जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे, या अपनी जनता को दिखाएंगे हम शेर हैं, बहादुर है, लाल आंखें और यहां कुछ नहीं करेंगे। वहां पे क्या हुआ, वहां पे 20 सैनिक मर गए और संसद में खड़े होकर हमारी सरकार कह रही है कि ना कोई मरा है, ना कोई घुसा है हमारे यहां, ना किसी ने कब्जा किया वगैरह वगैरह, जो कुछ भी डायलॉग आया था। और वहां पे उसके बाद में कुछ समय बाद सरकार स्वीकार करती है कि वहीं पे। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको लगता है कि यार हो क्या रहा भैया। कम से कम इतनी पूरी हमारे देश की जो खर्चा है डिफेंस पे, दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार कौन खरीदता है, हम ही खरीदते हैं, पता है आपको। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार हम खरीदते हैं। दुनिया भर की हमारी फौजें हैं, 56 इंच का प्रधानमंत्री है। अगर किसी देश की सीमा में ही दखलंदाजी हो जाएगी फिर विकल्प क्या बचा, ये बताइए। इसी दिन के लिए तो हम हैं। हमारा ये पूरा का पूरा ये सेटअप है, दुनिया भर का एक एलीट खर्चा है। फिर उसमें भी यही हो गया कि उसके बाद में डीएस्केलेशन ऑफ टेंशन होता रहा। फिर उसने आके हमारे वो जो लद्दाख में फिर थोड़ा कब्जा कर लिया, अभी राहुल गांधी जहां पे गए थे। फिर वहां पे कह के आए डीएस्केलेशन ऑफ टेंशन और फला फला। तो मैंने वीडियो बना के सवाल पूछा था डीएस्केलेशन क्या है, 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी कि नहीं होगी भैया। वो जमीन खाली करके वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कि जहां तक वो घुसाए वहीं से शांति हो जाएगी। जवाब नहीं आया। अरुणाचल के सांसद ने खड़े होके, मैं सुनवाता हूं आपको बाइट, संसद में बोला कि भाई साहब अगला डोकलाम अगर कहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा और सरकार को तैयार होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के मामले में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये कर दिया वो कर दिया, भारत का मीडिया भी उसको खूब उठाता है। चीन के मामले में आप कुछ नहीं करते हो, अरुणाचल में कुछ भी कर देता है चीन, आप चुपचाप बैठे रहते हो, तब भारत का मीडिया शांत रहता है। ये कह रहा है वो, हिंदी में भाषण है, सुन लीजिए। अगर कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और डोकलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में डोकलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार, इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। उसके बाद अब अरुणाचल को उन्होंने अपने, अभी तक पहले भी वो ये करते रहे, अपना हिस्सा बताते रहे, अब नक्शे में ऑफिशियली डाल दिया है। इसके बाद में जो सीन बन रहा है उसको आप समझिए। अभी तक हम डोकलाम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, वहां से चीन की सेना वापस जाए,
लेकिन हमने मोदी जी पे 56 इंची देखते रह गए, हम लाल आंख देखते रह गए, और उसके बाद में हमने फिर बार बार एक ही चीज को देखा है। और इस बार जो हो रहा है ये बहुत गंभीर है। अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि नेहरू ने किया था। नेहरू जितना ही समय आपको भी करीब करीब हो गया, तीसरा इलेक्शन आने वाला है आपका, तीसरा इलेक्शन नेहरू भी हार गए थे एक बार। फिर आपने अभी ब्रिक्स में बॉडी लैंग्वेज देखी प्रधानमंत्री की, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हाथ बांधे खड़े हैं, आंख नीचे करके खड़े हैं। जिसको झूला झुलाया उसके साथ सोफे पर भी नहीं बैठे। पीड़ा होती है देखकर कि इस देश का प्रधानमंत्री कमजोर कैसे हो सकता है। आप कमजोर होंगे, ये देश कमजोर नहीं है, इस देश की सेना कमजोर नहीं। कैसे हिम्मत हो गई चीन की इस तरह से नक्शा बदलने की। छोटे 1971 में इंदिरा जी ने तो नहीं सोचा कि अमेरिका बहुत बड़ा है, बांग्लादेश आजाद कराया, अमेरिका ने लाल आंख दिखाई होगी। हम बार बार आपसे पूछते हैं कि डेप्सांग प्लेन्स में, हॉट स्प्रिंग घोगरा में जो यथास्थिति अप्रैल 2020 के पहले की थी वो कब स्थापित होगी, वो पुनर्स्थापित कब होगी। प्रधानमंत्री जी, मोहब्बत अच्छी बात होती है, आपको चीन से मोहब्बत है, हो सकता है ये एक तरफा मोहब्बत आपकी देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बार लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अगर मेरी जानकारी सही है तो अब जो है वो नेहरू ने ये किया था, इंदिरा ने ये किया था, फला ने ये किया था। ये वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शाम को शाखा के विकिर के बाद जुबानी में जो बतियाते थे, जिसको ना कोई क्रॉस चेक कर रहा है ना कंफर्म कर रहा है, उससे तो काम चलेगा नहीं। अब तो जुबानी घोड़े चलाने से चलेगा नहीं, व्हाट्सएप में भी शेयर करने से नहीं चलेगा। अब रियल परफॉर्म करने का मौका आया है और G20 समिट यहां होने वाला है। और G20 में अब मोदी जी ईंट का सवाल जवाब पत्थर से देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि आप अध्यक्ष भी है G20 के, आपकी धरती पे G20 हो रहा है, दुनिया भर के नेता यहां पे आएंगे। आपके पास इस वक्त बाइडेन भी होंगे, जिन्होंने चीन को आपने 400 कमरे दिए हैं। शी जिनपिंग आएंगे, उनको अशोका होटल पूरा दिया हुआ आपने 5 स्टार। तो अब आपको कम से कम मेहमान नवाजी तो आप करेंगे, दाल राइसी ना खिलाइए, खूब खिलाइए भाई, टूरिज्म करवाइए। अभी तक कभी भी G20 समिट में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया था। अधिकतम खर्च किया गया था 10,000 11,000 करोड़, यहां 25-30 हजार करोड़ से ऊपर का जा रहा है पूरा का पूरा एस्टिमेट। ये सारा खर्चा कर रही है हमारी सरकार। और इसको करने के बाद में अब सबसे बड़ा ये चुनौती है चीन की। G20 में आपको उस मुद्दे पे बात करनी ही होगी, आंख में आंख डाल के बात करनी होगी, लाल आंख दिखानी होगी। झुक के ऐसे लाल रुमाल उनकी आंखों के सामने करने से वो उसको लाल आंख नहीं समझेंगे। तो कहानी ये है कि हमारा जो हिम्मत हो रही है ना आज चीन की, इस हिम्मत के पीछे हमारी अपनी लिजलिजी हरकतें हैं और इसको हमें समझना पड़ेगा हिंदुस्तान की सरकार को। अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपने पहले इंप्रेशन में नरमी दिखाई तो बाद में आपको ज्यादा सख्ती करनी ही पड़ती है। दोबारा भी आपने नरमी दिखा दी तो आपको और ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन पहली बार अगर किसी ने आपको हाथ उठाया और आपने थप्पड़ दे दिया, चाहे आपका हस्बैंड हो या आपके पिताजी हो, तो उसी समय घरेलू हिंसा रुक जाती है। इसी प्रकार जब पहली बार डोकलाम में प्रयास हुआ था, भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए था। आपने डिसएंगेजमेंट कर लिया, वापस आ गए। भूटान भी ठगा सा महसूस कर रहा था, जिसका डिफेंस जिस देश का आप संभालते हैं। समझौते के मुताबिक भूटान की रक्षा करना भारत की जिम्मेदारी है। अब वो भूटान चीन से दोस्ती कर रहा है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि दुनिया को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतर जाकर भी हमको समझना होगा, कड़वी हकीकतों को भी समझना पड़ेगा, चीन का आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा और आपको यह समझना पड़ेगा कि चीन जो है वो किस तरह से हमारी इस कमजोरी को हमारा डर समझ रहा है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।